नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल की इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज फिर से आप सभी के समक्ष T20 सीरीज का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो पे हम लोग बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए चलते हैं हमारे पहला क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है? ठीक है, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है जी, ए है ऑक्जेलिक एसिड, बी है टार्टेरिक एसिड और सी है मैलिक एसिड और डी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना आप लोग को। पालक और टमाटर, ठीक है जी, पालक और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, एक और एसिड का नाम दिया गया है टार्टेरिक एसिड। ठीक है, टार्टेरिक, ठीक है, टार्टेरिक एसिड है। टार्टेरिक एसिड ये किस में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है किस पे? अंगूर। ठीक है, अंगूर और इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड दिया गया ऑप्शन में, तो एस्कॉर्बिक एसिड देखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? तो इसको भी आपको याद रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। ठीक है जी, मैलिक एसिड भी ऑप्शन में दिया गया है, तो मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? ध्यान रखना है आपको। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है, एप्पल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और जितने भी जो खट्टे फल होते हैं या नींबू की बात करें तो खट्टे फल और नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड। ठीक है, नींबू में, ठीक है, नींबू या खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये चीज। और सिरका, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सिरका, ठीक है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। ध्यान रखिएगा, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो लाल चींटी होता है, ठीक है, लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितना बताया हूँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था जी? पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। और साथ ही साथ आपको इसको भी पूरा याद रखना है। देखिए कि टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है पालक के साथ साथ, और टार्टरिक एसिड है वो अंगूर और इमली में पाया जाता है। मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। ठीक है, लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और नींबू और जितने भी जो खट्टे फल होते हैं ना उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। ठीक है, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन होता है। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछेगा इस क्वेश्चन को। पादपों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन दिया गया है, ए है रंध्रों द्वारा, बी है फ्लोएम द्वारा और सी है जाइलम के द्वारा और डी है उपरोक्त में से सभी, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। पादपों में जल का परिवहन होता है रंध्रों द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम के द्वारा और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? जाइलम के द्वारा। तो पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। आप लोग को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जो पौधों में जाइलम और फ्लोएम दो महत्वपूर्ण टिश्यू होते हैं, दो महत्वपूर्ण ऊतक होते हैं। ठीक है, इसमें से जो जाइलम क्या करता है? जाइलम है वो खनिज लवण एवं पानी का, ठीक है, खनिज लवण एवं पानी का क्या करता है? परिवहन करता है। जड़ के माध्यम से जाइलम है वो खनिज लवण एवं पानी को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये जाइलम का फंक्शन है। अगर हम लोग फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? वो पत्तों में निर्मित जो भोजन होता है ना, पत्तों में निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या कर रहा है? खनिज लवण को, जल को और भोजन को क्या करने का कार्य कर रहा है? परिवहन करने का कार्य कर रहा है। इसलिए जाइलम और फ्लोएम दोनों को परिवहन टिश्यू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परिवहन ऊतक। ठीक है, परिवहन ऊतक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। जैसे कि आप लोग डायग्राम से देख पा रहे हो, ये जो जाइलम है ना, जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स अर्थात जो जल है और खनिज लवण है, इसको जड़ से लेकर के उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा रहा है। और वैसे देखो फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम क्या कर रहा है? जो पत्तों में निर्मित जो भोजन है ना उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा रहा है। इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? पौधे का परिवहन ऊतक या परिवहन टिश्यू कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा क्वेश्चन जल एवं खनिज लवण का जो वो परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो जाइलम के द्वारा। अगर पूछेगा भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? सी, जाइलम के द्वारा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन
हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है, पूछा गया क्वेश्चन ये भी, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है। ऑप्शन दिया गया ए है ट्रैकिया, बी दिया गया है फेफड़ा, सी दिया गया है त्वचा और डी दिया गया है बी और सी दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान में रखना है जो मेढक है ना, मेढक किससे किससे सांस लेता है, फेफड़ा से भी। ठीक है, इससे फेफड़ा और क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। ठीक है, फेफड़ा हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा और मुंह हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों अंगों से क्या है, मेढक है वो अपनी श्वसन की क्रिया को करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फेफड़ा और त्वचा दोनों दिया गया है। ठीक है, तो बी और सी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी बी और सी, अर्थात मेढक है फेफड़ा और त्वचा दोनों से श्वसन करता है। और साथ ही साथ आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये मुंह से भी श्वसन करता है। अगर हम लोग मानव की बात करें तो मानव किससे किससे श्वसन करता है जी, मुंह से करता है, नाक से करता है ना, और फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा, ये तीनों क्या है, श्वसन अंग है। ये मानव की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, मानव की बात किया जा रहा है। क्लियर है, तो इस हमारा क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है, तो फेफड़ा और त्वचा दोनों के द्वारा, अर्थात बी और सी। ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा चौथा क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए, मेढक भी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, खुश हो रहा है। चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु में गमन के लिए कुछ उत्पाद पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जंतु में गमन के लिए कुछ उत्पाद पाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन ये भी। ऑप्शन दिया गया है जी, ए है ट्रिप्नोसोमा, बी दिया गया है अमीबा, सी दिया गया है प्लाज्मोडियम और डी दिया गया है पैरामीशियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस जंतु में गमन के लिए कुछ उत्पाद पाए जाते हैं, तो अमीबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमीबा। तो अमीबा में गमन के लिए कुटपाद पाया जाता है। कुटपाद का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से ध्यान रखना आपको, कुटपाद का अर्थ क्या होता है, नकली पैर। ठीक है, नकली पैर। तो ये अमीबा है, अमीबा में गमन के लिए, अर्थात अमीबा चलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इस कुटपाद का प्रयोग करते हैं। आप लोग डायग्राम से देख रहे हो, ये क्या है, कुटपाद है। ठीक है, ये क्या है, कुटपाद है, आपको ध्यान में रखना है। और आपको अमीबा के बारे में पता होगा, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जो जीव है, वो तालाबों में रहता है, नदियों में रहता है, मीठे पानी के झीलों में रहता है। ठीक है, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमीबा। तो अमीबा में गमन के लिए, ठीक है, अर्थात उसके चलने के लिए क्या पाया जाता है, इसमें कुटपाद पाया जाता है, अर्थात इसको बोल सकते हैं नकली पैर। क्या बोल सकते हैं इसको, नकली पैर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु है। ऑप्शन दिया गया है जी, ए है जस्ता, बी है लोहा, सी है मैग्नीशियम और डी है बोरान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णहरित लवक। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्णहरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है। ठीक है, तो इसका हिंदी नाम भी आपको ध्यान में रखना है। क्लोरोफिल को ही हिंदी में पर्णहरित लवक कहा जाता है और इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है, ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है, प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख घटक है। किसका प्रमुख घटक है, तो प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का क्या है जी, प्रमुख घटक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख घटक है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है, इसको आपको याद रखना है। और इसी क्लोरोफिल के मदद से ही पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, छठवां क्वेश्चन पर। हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है, देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग, अर्थात हमारे ब्रेन का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। ऑप्शन दिया गया है जी, ए है सेरेब्रम, बी है सेरेबेलम और सी है हाइपोथैलेमस और डी है मेरुरज्जु। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूं। मस्तिष्क का कौन सा भाग, अर्थात हमारे ब्रेन का कौन सा जो पार्ट है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं इच्छित पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सेरेबेलम। क्या हो जाएगा, सेरेबेलम। ध्यान रखेगा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क से कौन से भाग को लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है, तो इसी सेरेबेलम को, किसको, सेरेबेलम। इसी सेरेबेलम को लिटिल ब्रेन
लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये ना सेरेब्रम के जस्ट नीचे में रहता है, कौन, सेरेबेलम। और ये क्या करता है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं इच्छित पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है, ध्यान रखिएगा। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो सेरेबेलम बनाए रखता है। सेरेब्रम का हिंदी नाम क्या है, तो अनुमस्तिष्क कहा जाता है, और सेरेब्रम को क्या बोलता है, प्रमस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा जी, सेरेबेलम। और सेरेबेलम को लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसका फंक्शंस दिया गया है, ये सेंस ऑफ बॉडी पोजीशंस है ना, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम और फाइन मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, इन सबका कार्य करता है कौन, तो सेरेबेलम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी, सेरेबेलम। क्लियर है। चलिए चलते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन पे, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। 7वां क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ठीक है। पायरिडॉक्सिन है वो निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, बायो में विटामिन हो गया, ब्लड हो गया, सेल हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7। चलिए थोड़ा विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलते देखते हैं विटामिन। तो विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो फंक ने किया है। किसने किया है, फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। किसने किया है, फंक नामक वैज्ञानिक ने। कब किया है, तो 1912 में किया है। अब एक चीज जान लेते हैं, विटामिन होता क्या है। विटामिन क्या होता है, देखिए हमारे जो शरीर का निर्माण कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये हमारे शरीर का निर्माण करता है। लेकिन विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, अर्थात इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रांग करता है। कौन करता है, तो विटामिन करता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन कभी भी हमारे बॉडी का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन विटामिन किसका कार्य करता है, वो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर, विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर, विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर, विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा जी जल में घुलनशील विटामिन। किसमें, जल में घुलनशील विटामिन, अर्थात वाटर सॉल्युबल विटामिन या विटामिन, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन अर्थात सॉल्युबिलिटी के आधार पर जो विटामिन है उसके दो टाइप है। फर्स्ट है फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो देखते हैं वाटर सॉल्युबल में कौन कौन सा विटामिन आते हैं, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो विटामिन बी और सी। ये दोनों विटामिन क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, तो आपको ध्यान में रखना है विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या है जी, वसा में घुलनशील विटामिन है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कीड़ा, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या है, चारों वसा में घुलनशील विटामिन है। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आपको ध्यान रखना है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बारी बारी से बता देता हूं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, तो रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है, जिसपे रात को कम दिखाई देता है, ठीक है। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, तो विटामिन डी का केमिकल नाम है जी कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, ध्यान रखना है। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टोमैलेशिया रोग होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है, तो विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है, तो टोफोफेरॉल। क्या है जी, टोफोफेरॉल विटामिन ई का केमिकल नाम है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जो त्वचा संबंधित जो रोग होते हैं ना, पिंपल्स वगैरह आते हैं, विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी की अगर पुरुषों में विटामिन ई कमी हो जाए ना, तो पुरुषों में क्या हो जाता है, नपुंसकता आ जाता है और महिलाओं में बांझपन आ जाता है। एक प्रकार से विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन ई को एंटी एजिंग विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन ई को प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विटामिन ई है वो प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है, टोफोफेरॉल। और विटामिन के का केमिकल नाम क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है जी, फिलोक्विनोन। आपको ध्यान में रखना है, फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के का केमिकल नाम क्या है, फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये चीज। अब उसके बाद देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का केमिकल नाम क्या होता है, विटामिन बी। तो विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। विटामिन बी के भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि B1, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। ये क्या है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से विटामिन B1 का केमिकल
केमिकल नाम क्या है जी, विटामिन बी वन का केमिकल नाम क्या है तो थायमिन, थायमिन या थियामिन। और विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी टू का केमिकल नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, क्या है राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी टू का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी थ्री का केमिकल नाम क्या है तो नियासिन है, क्या है नियासिन, विटामिन बी थ्री का केमिकल नाम नियासिन है। विटामिन बी फाइव का केमिकल नाम क्या है तो पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन बी फाइव का केमिकल नाम क्या है तो पेंटाथेनिक एसिड, आपको इसको ध्यान में रखना है। विटामिन बी सेवन, ठीक है, और उसके बाद बी सिक्स, सॉरी विटामिन बी सिक्स का केमिकल नाम क्या है आपको ध्यान रखना है, विटामिन बी फाइव का पेंटाथेनिक एसिड, और बी सिक्स का केमिकल नाम क्या है पायरिडॉक्सिन, क्या है पायरिडॉक्सिन। तो यही हमारा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन तो पूछा गया कि पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन बी सिक्स का। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन बी सिक्स का केमिकल नाम क्या है पायरिडॉक्सिन है, ठीक है। और आपको याद रखना है विटामिन बी सेवन, ठीक है, विटामिन बी वन का थायमिन, विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री का नियासिन, विटामिन बी फाइव का पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन बी सिक्स का पायरिडॉक्सिन, उसके बाद विटामिन बी सेवन, विटामिन बी सेवन का क्या नाम है तो बायोटीन, ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन बी सेवन, ठीक है, यहाँ पास लिख रहा हूँ, विटामिन बी सेवन का केमिकल नाम क्या है तो बायोटीन, है ना। और इसके बाद ध्यान रखना विटामिन बी नाइन, विटामिन बी नाइन का केमिकल नाम क्या है तो फोलिक एसिड, क्या नाम है फोलिक एसिड, विटामिन बी नाइन का केमिकल नाम फोलिक एसिड है। और विटामिन बी ट्वेल्व का केमिकल नाम क्या है तो साइनोकोबालामिन, क्या है जी साइनोकोबालामिन। तो विटामिन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, तो इसको अच्छे से करिएगा। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, विटामिन हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक ने किया था, 1912 में किया था, ठीक है। विटामिन को सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन से, वसा में घुलनशील कौन से है, ए डी ई के, कीड़े के रूप में आप लोग याद कर सकते हो। विटामिन, और उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है तो विटामिन बी और सी, ठीक है। विटामिन ए का केमिकल नाम कौन सा है रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोफोफेरॉल, और विटामिन के का फिलोक्विनोन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग, विटामिन ई की कमी से त्वचा संबंधित रोग, और पुरुषों में अगर विटामिन ई की कमी तो नपुंसकता, और महिलाओं में बांझपन आ जाता है, ठीक है। और विटामिन के की कमी से ब्लड की कमी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विटामिन इधर बी वन का केमिकल नाम क्या है थायमिन या थियामिन, इसी कमी से बेरी बेरी नामक रोग। विटामिन बी टू का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री का है नियासिन, विटामिन बी फाइव का है पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन बी सिक्स का है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से विटामिन के कारण हम लोग सपनों को लंबे समय तक याद रखते हैं, ठीक है। तो इसी विटामिन बी सिक्स पायरिडॉक्सिन, ठीक है, इसी विटामिन बी सिक्स के कारण हम लोग सपने को लंबे समय तक याद रख पाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन बी सिक्स का केमिकल नाम पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन का बायोटीन, विटामिन बी नाइन का फोलिक एसिड, और विटामिन बी ट्वेल्व का साइनोकोबालामिन। और इसी विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट रहता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विटामिन में कोबाल्ट मौजूद होता है या उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है, तो विटामिन बी ट्वेल्व में, जिसका केमिकल नाम क्या है जी साइनोकोबालामिन, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी सिक्स, जिसका केमिकल नाम क्या है पायरिडॉक्सिन। चलिए हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8वां क्वेश्चन में। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, देख रहे हो आप लोग डाइजेशन सिस्टम पे यहाँ पर डायग्राम डला हुआ है। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, ऑप्शन दिया गया है डियोडिनम, इलियम, अमाशय, बड़ी आंत। बढ़िया क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा इलियम, ध्यान रखिएगा। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है तो कहाँ होता है छोटी आंत में होता है, कहाँ होता है छोटी आंत, स्मॉल इंसेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में, ठीक है। तो छोटी आंत में क्या है, भोजन को अवशोषण करने के लिए इसके 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा, डियोडिनम, ठीक है, डियोडिनम, और हो जाएगा जेजुनम, ठीक है, डियोडिनम जेजुनम, और क्या हो जाएगा इलियम हो जाएगा, ठीक है, डियोडिनम जेजुनम और इलियम। इसके एक बार इसके लंबाई से भी हमारे व्यापक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो डियोडिनम का जो लंबाई होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है अराउंड, और जेजुनम का जो लंबाई होता है डियोडिनम का 25 सेंटीमीटर, और जेजुनम का लंबाई होता है अराउंड 2.5 मीटर, ठीक है। और इलियम का जो लेंथ होता है ये होता है अराउंड, ठीक है, अराउंड लिख रहा हूँ ना मैं, अराउंड 3.5 मीटर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो जिसकी लंबाई ज़्यादा होगा वहाँ होगा। तो इलियम की लंबाई ज़्यादा होता है, कितना 3.5 मीटर, तो यही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा इलियम हो जाएगा। ये जो डियोडिनम जेजुनम और इलियम है, छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो DJI, ठीक है, DJI आप ऐसे याद रख सकते हो, डीजे को आप बुला रहे हो वैसे। तो डियोडिनम जेजुनम और इलियम, डियोडिनम का जो
लंबाई होता है 25 सेंटीमीटर, जेजुनम का अराउंड 2.5 मीटर और इलियम का अराउंड हो जाएगा 3.5 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पास एक शब्द है अवशोषण। अवशोषण किसे कहते हैं? एक होता है पाचन और एक होता है अवशोषण। ठीक है, पाचन क्या होता है? भोजन के बड़े मालिक्यूल का छोटे मालिक्यूल में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाता है। और अवशोषण किसे कहते हैं? पचे हुए भोजन का रक्त में मिलने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अमाशय के बारे में तो पता होगा, अमाशय क्या है? हमारे शरीर का एक अम्लीय भाग होता है। इसी अमाशय में HCl भरा होता है। क्या भरा होता है? HCl भरा होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? इलियम। और इसके आपको लेंथ को भी याद रखना है। जैसे डायग्राम से देख रहे हो ये क्या है? देखो इलियम, ये इलियम है। ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये सब क्या है? इलियम है। ठीक है, इलियम है। यहाँ पास जेजुनम दिखा है, देखो जेजुनम है और ये इलियम है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और यहाँ पास क्या है? डियोडिनम वाला जंक्शन ये है, डियोडिनम, ये जेजुनम और ये इलियम। डियोडिनम का लंबाई 25 सेंटीमीटर, जेजुनम का 2.5 मीटर और इलियम का हो जाएगा 3.5 मीटर। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलो अब हम लोग 9 क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 9 क्वेश्चन क्या है? हमारा 9 क्वेश्चन है अवर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, वर्णांधता, यहाँ पास एक और शब्द छूट गया है, रंग वर्णांधता। क्या हो जाएगा? रंग वर्णांधता। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रंग वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि रंग वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस को किसके प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया, ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है बाइफोकल लेंस और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, जो रंग वर्णांधता है ना, इसको सर्जरी के द्वारा दूर किया जाता है। अब देखिए अवतल लेंस, अवतल लेंस को हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग किस में करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग जब निकट दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए ध्यान रखना, अनिल आपको याद रखना है, एक शब्द याद रखना है अनिल। अ से हो जाएगा अवतल लेंस, अ से क्या हो जाएगा जी? अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? नी से हो जाएगा जब निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे उत्तल लेंस का प्रयोग किस में करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक और आपको नाम याद रखना है। ठीक है, उदय, आपको याद रखना है उदय। ठीक है, ऊ से हो जाएगा उत्तल लेंस, ऊ से क्या हो जाएगा जी? उत्तल लेंस। ठीक है, और द से क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकस लेंस का प्रयोग कब करते हैं? जब जरा दृष्टि दोष होता है। अधिकतर आप लोग देखोगे बूढ़े लोगों में होता है, वो लोग न तो दूर की वस्तु को अच्छे से देख पाते हैं, न ही पास की वस्तु को अच्छे से देख पाते हैं, इसलिए उसके लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल एक आप लोग देखे भी होंगे अपने दादा नाना, ठीक है, उनके चश्मा या दादी आदि, एक ऐसा रहता है चश्मा, इसके नीचे में छोटा चंद्रमा टाइप पे बना होता है, मतलब इस पे अवतल लेंस भी है और उत्तल लेंस भी है। तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग है वो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ये कलर ब्लाइंडनेस के निवारण के लिए ना सर्जरी किया जाता है। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस अर्थात रंग वर्णांधता क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो रंग वर्णांधता क्यों होता है? तो ध्यान रखना, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की अनियमितता के कारण, एक्स क्रोमोसोम की अनियमितता के कारण ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है। और इस कलर ब्लाइंडनेस के केस में क्या होता है? जो व्यक्ति है वो लाल, हरा और नीला, ठीक है, लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंग को अच्छे से विभेद नहीं कर पाता, अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वर्णांधता अर्थात रंग वर्णांधता रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, इसको सर्जरी के द्वारा दूर किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, उसके निवारण के लिए। उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। बाइफोकल लेंस का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। और ध्यान रखना, जो कलर ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? तो एक्स क्रोमोसोम की अनियमितता के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक्स क्रोमोसोम अर्थात एक्स गुणसूत्र की अनियमितता के कारण होता है। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10वां क्वेश्चन पे। हमारे 10वां क्वेश्चन क्या, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2-3 बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों को दर्शाता है? ए है एक्स एक्स, बी है एक्स वाई, सी है वाई वाई और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्स वाई। यहाँ पर डायग्राम में बना भी हुआ है, देखो, फीमेल का जो लिंग गुणसूत्र है वो एक्स एक्स होता है और जो मेल का जो लिंग गुणसूत्र क्या होता है? एक्स वाई होता है। आप सभी को पता है हमारे शरीर पे गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 46। कितना होता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम? तो 46 है। ठीक है, ये 46 में ये कितने जोड़ों में पाया जाता है? तो ये 23 जोड़ों में पाया जाता है, 23 जोड़ों में, अर्थात एक जोड़ा में 2 होता है तो 23 जोड़ों में। जाहिर सी बात है
46 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से 22 जोड़ा कहने के तात्पर्य है जो 44 गुणसूत्र है, ठीक है। 22 जोड़ा अर्थात जो 44 गुणसूत्र क्रोमोसोम है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी? हमारे शरीर का निर्माण करता है जो 22 जोड़ा है वो। और जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा, ठीक है, 23वां जोड़ा है वो हमारे लिंग का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? हमारे लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है, हमारे लिंग का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है और महिलाओं में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो 46। और कितने पेयर में होते हैं? तो 23 पेयर में होते हैं। और 22 जोड़ा हमारे शरीर का निर्माण करता है और 23वां जोड़ा किसका निर्माण करता है? तो वो हमारे लिंग का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? तो हमारे लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है, ये चीज। चलिए तो हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11वां क्वेश्चन पे। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है? देखो, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका की या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 फिर से पढ़ दे रहा हूं। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया, ए है नेफ्रोसिस, बी है नेक्रोसिस, सी है न्यूट्रोफिलिया और डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको दान देना। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। हमारा पूरा बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि जो कोशिका या उत्तक की जो मृत्यु होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस, ठीक है। डायग्राम से दिखाया गया, देखो यहाँ सेल का डेड हो गया है, ठीक है। तो इस सिम्टम्स को क्या बोलेंगे? इस रोग को क्या बोलेंगे? तो नेक्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेक्रोसिस, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 12वां क्वेश्चन में। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है? देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी यहाँ सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? ऑप्शन दिया गया है, ए है विकिरण, बी है रासायनिक और सी है यांत्रिक, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? ए है विकिरण, बी है रासायनिक या केमिकल, सी है यांत्रिक और डी है बी और सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। किसमें होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही जो पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखो, सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो उसको जब मिलाया जाता है, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस में जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो किस ऊर्जा में कन्वर्ट होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों आपस में मिलकर सूर्य की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, रासायनिक ऊर्जा, क्लियर है। चलिए चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है वो स्तनपायी नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए है शार्क, बी है चूहा, सी है चमगादड़ और डी है सभी। कौन सा स्तनपायी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शार्क। शार्क स्तनपायी नहीं है, ठीक है। बाकी चूहा और चमगादड़, ये चमगादड़ दिख रहा होगा आप लोग को, चूहा दिख रहा होगा, ये दोनों जीव क्या है? ये दोनों स्तनपायी है, अर्थात मेमल्स है। इंग्लिश से बोलते हैं इसको, मेमल्स बोलते हैं। अब आप कैसे पहचान करोगे कोई जीव स्तनपायी है या नहीं है? ठीक है, तो अगर कोई जीव के शरीर में बाल होगा या कान होगा तो आपको समझ लेना कि वो क्या है? एक स्तनपायी, अर्थात वो एक मैमल्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शार्क। शार्क स्तनपायी नहीं है, बाकी चूहा भी स्तनपायी है और चमगादड़ भी क्या है? स्तनपायी है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, शार्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन क्या है? देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, ए है गुर्दा, बी है यकृत, सी है हृदय और डी हो जाएगा मस्तिष्क, ठीक है। गुर्दा, यकृत, हृदय और मस्तिष्क। यकृत को लीवर कहा जाता है, हृदय को क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं, और मस्तिष्क को ब्रेन कहा जाता है। तो कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेगा कि मानव शरीर का, ठीक है, मानव शरीर का आंतरिक रूप से, ठीक है, मानव शरीर का आंतरिक रूप से सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का आंतरिक रूप से सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? यकृत या लीवर, जिसे जिगरा भी कहा जाता है, ठीक है, यकृत या लीवर, जिसे क्या कहा जाता है? जिगरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये चीज अमूमन देखा जाए तो जो यकृत है ना, इसका औसतन जो वेट कितना होता है?
होता है मानव में इसका वेट कितना होता है 1.6 kg होता है। कितना होता है 1.6 kg। तो जो ये लीवर है, यकृत है, ये क्या है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक, ठीक है, आंतरिक रूप से क्या है सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, आंतरिक रूप से सबसे बड़ा अंग है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर का बाह्य रूप से, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मानव शरीर का बाह्य रूप से सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है, मानव शरीर का बाह्य रूप से सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बाह्य रूप से सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, स्किन, ठीक है, त्वचा, ठीक है, त्वचा क्या है, ये बाह्य रूप से सबसे बड़ा अंग है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। और जो ये यकृत है, इसका जो औसतन जो वेट कितना होता है 1.6 kg होता है, ठीक है। और आपको कुछ जो यकृत के फंक्शन हैं उसको भी याद रखना है। जैसे यकृत क्या करता है, ये विषाक्त पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर करने में मदद करता है। दूसरा क्या करता है, ये ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। तीसरा क्या करता है, ये शर्करा को नियंत्रित करता है। तो ये सब क्या है, यकृत के फंक्शंस हैं, तो आपको इसको भी याद रखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का आंतरिक रूप से सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो लीवर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर का बाह्य रूप से सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा या स्किन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 15 क्वेश्चन पे। हमारा 15 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए, ए तारक का है, बी गाल्जी का है, सी है रसधानी और डी हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। तो कौन सा कोशिकांग है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। आप इधर देख रहे होगे एनिमल सेल, जंतु कोशिका का डायग्राम देख रहे हो जिसपे यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया जी कौन सा कोशिकांग वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तारक का है, गाल्जी का है, रसधानी और लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, रसधानी हो जाएगा, वैक्यूल, जिसे इंग्लिश में वैक्यूल कहा जाता है। वैक्यूल है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। हमारा पूरा बॉडी क्या है, किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, ठीक है। कुछ कोशिका से संदर्भ में, कोशिका के संदर्भ में और कुछ जो बातें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कोशिका का, ठीक है, कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है केंद्रक को या न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, किसको, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो कोशिका में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे कोशिका का परिवहन यूनिट, ठीक है, किसे कोशिका का परिवहन यूनिट कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है, गोल्जी बॉडी को कोशिका का परिवहन यूनिट कहा जाता है। ये कोशिका में बने हुए भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इसको परिवहन यूनिट कहा जाता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका में किस कोशिकांग को उसका किचन कहा जाता है, पादप कोशिका का किचन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका अर्थात जो पेड़ पौधे में पाया जाएगा, ठीक है। तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन कहा जाता है, ठीक है, कोशिका का किचन कहा जाता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रसधानी, जिसे इंग्लिश में वैक्यूल कहा जाता है। क्लियर है। और ध्यान रखना है, कोशिका का ब्रेन केंद्रक को, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, परिवहन यूनिट गाल्जी बॉडी को और क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का, पादप कोशिका का किचन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16वां क्वेश्चन में हमारा 16 क्वेश्चन क्या है, देखो, कौन सा एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। देखिए जी, एंजाइम और हार्मोन से क्वेश्चन पूछा ही जाते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो हम लोग पहले इसको बनाने से पहले कुछ देखते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देख लेते हैं। जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक अर्थात हमारा अमाशय है, ठीक है, हमारा अमाशय से कौन कौन सा एंजाइम है वो स्रावित होता है। तो कौन कौन सा होता है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ठीक है। पेप्सिन क्या हो जाएगा, पेप्सिन, ध्यान रखना है,
पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन हो जाएगा। और दूसरा याद रखना है आपको रेनिन, और तीसरा आपको याद रखना है लाइपेज, ठीक है। ये जो तीनों जो एंजाइम है वो किससे स्रावित होता है, तो हमारे अमाशय से स्रावित होता है। किससे होता है, हमारे अमाशय से, हमारे स्टमक से स्रावित होता है तीनों जो एंजाइम होता है, क्लियर है। और ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, प्रोटीन का, अर्थात प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन किसका पाचन करता है, तो रेनिन है वो बच्चों में दूध में उपस्थित प्रोटीन का, बच्चों में दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, बच्चों में दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन है। और लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है। और यही जो लाइपेज है वो किसको, वसी अम्ल को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में तो लाइपेज नहीं है, इसलिए इसका आंसर लिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइपेज, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखना। और जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन कहां से स्रावित होता है, तो ट्रिप्सिन होता है अग्नाशय से। कहां से, अग्नाशय से। ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। एमाइलेज किससे स्रावित होता है, तो ये लार ग्रंथि में, ठीक है। यहाँ ये लार से स्रावित होता है, एमाइलेज या टाइलिन, ठीक है। लार ग्रंथि से एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। और ये किसका पाचन करता है, तो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद रखना है, क्लियर है, ठीक है। क्या क्वेश्चन था कि कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लाइपेज करता है, तो लाइपेज ऑप्शन में नहीं दिया गया है। साथ ही साथ अमाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन बच्चों में दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। किसका करता है, वसा का करता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ट्रिप्सिन कहां से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से, जो प्रोटीन का पाचन करता है। और एमाइलेज जो लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, क्लियर है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते 17वां क्वेश्चन पे। हमारा 17वां क्वेश्चन क्या, देखो निकट दृष्टि दोष, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 2-3 चीज के बारे में आपको पता चलेगा। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, एक चीज पता चल गया जी कि किस दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने अब जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था। अनिल याद रखना, अ से अवतल लेंस है और नी से निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उसकी क्षमता होती है, हमको पता चल गया निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उसकी क्षमता क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, जो निकट दृष्टि दोष वाले होते हैं ना, उनको माइनस के चश्मे लगते हैं। किसके चश्मे लगते हैं, माइनस के चश्मे लगते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उदय याद रखना, उ से उत्तल लेंस और द से दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना। देखो एक टर्म आया है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। कई लोग को यह भी नहीं पता होता कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है। एक बार चर्चा कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। निकट की वस्तु अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी क्षमता क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। और ध्यान रखना, उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए जो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे उसकी क्षमता धनात्मक हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन, हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है, देखो खसरा मिजल्स निम्न में से किसके कारण होता है। देखो यहाँ पास डायग्राम दिया, उसके सिम्टम्स यहाँ पास बताया गया डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो मिजल्स निम्न में से किसके कारण होता है, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और कृमि, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वायरस। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो वायरस है वो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी या होने वाली बीमारी है ना, उसको क्वेश्चन में पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना कि कौन कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा फैलता है या वायरस के द्वारा होता है, कौन कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वायरस। तो मीजल्स है वो वायरस के कारण होता है। इसके सिम्टम्स देखो, फीवर आ जाता है, ड्राई कफ होता है, ठीक है, रनी नोज, सेयर थ्रोट है ना, सोर थ्रोट और इन्फ्लेम्ड आई अर्थात आंखें जलने लगता है। ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स है। अब देख लेते हैं वायरस से होने वाले रोग, ठीक है। वायरस, ठीक है, वायरस से होने वाला रोग,
तो मैं बहुत अच्छा एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको अच्छे से याद करेगा, बहुत अच्छे से सभी का याद हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है। ठीक है, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है, कहाँ के हैं, एमपी वाले। ठीक है, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले। ठीक है, एमपी वाले। हमारा ट्रिक क्या है, हमारा ट्रिक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ट्रिक को, यहाँ लिख दे रहा हूँ डॉक्टर, डॉक्टर मिश्रा। ठीक है, ये डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले। ठीक है, एमपी वाले। अब जल्दी से हम लोग तोड़ते हैं एमपी वाले, क्या क्या जो डिजीज है वो वायरस से होता है, इस हम लोग ट्रिक को तोड़ते हैं। तो डी से हो जाएगा डेंगू, डी से डेंगू, एम से, ठीक है, डॉक्टर मिश्रा, एम से क्या हो जाएगा, एम से यही मीजल्स। ठीक है, एम से क्या हो जाएगा, मीजल्स हो जाएगा, जिसे हिंदी में खसरा कहा जाता है। आई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, आई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ठीक है, एस से क्या हो जाएगा, एस से स्मॉल पॉक्स, क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स अर्थात छोटी आंत जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एच से क्या हो जाएगा, एच से मिश्रा, एच से क्या हो जाएगा, एच से हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस, एच से हो जाएगा हेपेटाइटिस हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा जी, आर से हो जाएगा रेबीज, आर से रेबीज हो जाएगा। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा जी, ए से एड्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मिश्रा, हम लोग कंप्लीट कर लिए, तोड़ लिए इसको। अब बेस्ट, तो बी से फिर से क्या हो जाएगा, बी से बर्ड फ्लू, क्या हो जाएगा, बी से बर्ड फ्लू हो जाएगा, बर्ड फ्लू। ई से क्या हो जाएगा, ई से इंसेप्टाइटिस। ठीक है, इंसेप्टाइटिस, 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 ये ई से हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा, एस से हम लोग यहाँ पास देखें, क्या देखें, एस से हम लोग देखें यहाँ पास स्मॉल पॉक्स, तो यहाँ इससे हो जाएगा स्वाइन फ्लू, क्या हो जाएगा, स्वाइन फ्लू हो जाएगा, स्वाइन फ्लू। ठीक है, और एमपी बस बचा, एम से क्या हो जाएगा, एम से मम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मम्स। ठीक है, मम्स हो जाएगा, जिसे गलसुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, गलसुआ कहा जाता है। ठीक है, और एमपी वाले, तो पी से क्या हो जाएगा, पी से, ठीक है, पी से क्या हो जाएगा, पी से पोलियो हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले, ये क्या है, एक ट्रिक है, इसी ट्रिक से हम लोग पूरा देखेंगे कि वायरस से कौन कौन सी बीमारी होता है। तो डी से हो जाएगा डेंगू, एम से मीजल्स जिसे खसरा बोलते हैं, आई से इन्फ्लुएंजा है ना, एस से स्मॉल पॉक्स, एच से हेपेटाइटिस, आर से रैबिज, बी से बर्ड फ्लू है ना, ई से हो जाएगा इंसेप्टाइटिस, एस से हो जाएगा स्वाइन फ्लू, एम से हो जाएगा मम्स जिसे गलसुआ कहा जाता है, और पी से क्या हो जाएगा जी, पोलियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलियो। तो ये सब क्या है, ये सब वायरस से होने वाली बीमारी, क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी है। इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखिएगा। और इस जो मिजल्स खसरा रोग के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो फीवर, ड्राई कफ है ना, सोर थ्रोट और इन्फ्लेम्ड आई और रनी नोज, ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ठीक है। और देखो ये वायरस और जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको अच्छे से आप लोग करिएगा ही करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा 19वां क्वेश्चन, मानव नेत्र में कहाँ रक्त नहीं पाया जाता। बहुत बड़े क्वेश्चन, ठीक है। मानव नेत्र में कहाँ रक्त नहीं पाया जाता है। ए है आरिस, बी है रेटिना, सी है लेंस और डी है कार्निया। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, कार्निया। ठीक है, तो मानव नेत्र में हम लोग नेत्र का दान करते हैं, तो पूरा नेत्र का दान नहीं किया जाता है, मानव नेत्र में कार्निया का दान किया जाता है, क्योंकि कार्निया में ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। अगर सपोज कार्निया में ब्लड का सप्लाई होता तो हम लोग जब दूसरे को दान करते तो दूसरे का बॉडी हमारे बॉडी के खिलाफ या इस कार्निया के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता। ठीक है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना। इसलिए कार्निया में क्या ब्लड का सप्लाई नहीं होता, इसके कारण जो जब मृत्यु होता है तो नेत्रदान के रूप में कार्निया का दान किया जाता है। ठीक है, ये कार्निया देख रहे हो, जैसे आप लोग डायग्राम से देख रहे हो, कार्निया हमारे आंख का एक पारदर्शी भाग होता है, पारदर्शी भाग या पारदर्शी माध्यम होता है। इसी कार्निया के माध्यम से जो प्रकाश है ना, प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करता है, इसी कार्निया के माध्यम से प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करता है। ठीक है, ये कार्निया को नम बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कार्निया को नम बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्यों, देखो हम लोग बार बार पलक झपकते हैं, है ना, बंद करते हैं फिर ओपन करते हैं, तो फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसीलिए कार्निया को नम बनाए रखने के लिए यहाँ क्या पाया जाता है, अश्रु ग्रंथियाँ पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी, अश्रु ग्रंथियाँ। और इसी अश्रु ग्रंथियाँ से आंसू का स्त्राव होता है। और किसका स्त्राव होता है, तो आंसू का स्त्राव के साथ साथ एक एंजाइम का भी स्त्राव होता है इस ग्रंथियाँ से, एक एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम। तो इस अश्रु ग्रंथियाँ से आंसू का स्त्राव होता है और एंजाइम के रूप में लाइसोजाइम का स्त्राव होता है। और ये लाइसोजाइम है ना, ये ठीक है, एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, एंटीबॉडी की तरह। देखिए
जैसे कोई इंसान रो रहा है, यहाँ से मतलब रो रहा है, तो एक पर्टिकुलर कोई छिद्र होगा, उस छिद्र से आंसू निकलेगा। चलो इस छिद्र से आंसू निकल गया। अब देखो जब आंसू निकला तो वो छिद्र क्या हो गया जी, ओपन हो गया, ओपन हो गया ना, ओपन हो गया, छिद्र ओपन है तभी तो आंसू निकला। तो पॉसिबिलिटी है वहां से सूक्ष्मजीव इंटर कर जाए हमारे आंख में, बैक्टीरिया इंटर कर जाए। तो इसको इंटर करने से रोकने के लिए जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम है ना, ऑटोमेटिकली इस छिद्र में एक्टिव हो जाता है, ताकि आंसू निकलने के तुरंत बाद वहां से सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया है वो इंटर ना कर सके। ठीक है, इसलिए मैं बोला कि ये जो हमारा जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है, अर्थात सूक्ष्म जीवों और जो बैक्टीरिया उसको हमारे आंख में प्रवेश होने से रोकता है। रेटिना के बारे में देखते हैं। हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। और ध्यान रखिएगा रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे आंख में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है, और रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है जी, उल्टा होता है। जब इसका मैसेज हमारे ब्रेन पे जाता है, ठीक है, उस जब प्रतिबिंब का मैसेज हमारे ब्रेन पे जाता है तो हमारा ब्रेन उसको सीधा कर देता है, तभी हमको कोई भी वस्तु सीधा दिखा देता है। लेकिन एक्चुअल में हमारा रेटिना है वो वास्तविक और उल्टा बनाता है। जब मैसेज ब्रेन में जाता है तो मैसेज को सीधा करता है, जिससे हमको कोई भी चीजें सीधा दिखाई देता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो रेटिना में। और जो निर्माण होता है प्रतिबिंब का उसकी प्रकृति कैसा होता है, तो ध्यान रखना है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा ध्यान रखेगा। जब ब्रेन में इसका मैसेज जाएगा प्रतिबिंब का तब वो उसको सीधा करता है ब्रेन, तब हमको सीधा दिखाई देता है। ठीक है, लेंस जो मानव का जो नेत्र होता है, जो लेंस होता है वो उभय उत्तल प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, उभय उत्तल प्रकृति का होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आइरिस, आइरिस क्या करता है, आइरिस हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आइरिस हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और जो आइरिस है मुख्यतः 3 कलर का होता है। कौन कौन सा कलर का होता है, आइरिस है ब्लू होता है, ब्राउन होता है और ब्लैक होता है। ठीक है, आइरिस है वो ब्लू, ब्राउन और ब्लैक होता है। ठीक है, ये जो आइरिस होता है वो अत्यधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में धीरे धीरे फैलता है। ठीक है, अत्यधिक प्रकाश में जल्दी से सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में धीरे धीरे फैलता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब हम लोग आधार कार्ड में आई का जो वो कराते हैं, स्कैनिंग कराते हैं, तो आई के कौन से भाग का स्कैनिंग किया जाता है, तो आई के आइरिस का स्कैनिंग किया जाता है। ठीक है, आइरिस के आंख के आइरिस का स्कैनिंग किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो रेटिना क्या है, इसमें हमारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है जो वास्तविक में उल्टा होता है। कार्निया हमारे आंख का पारदर्शी माध्यम होता है, ये प्रकाश स्थिति के माध्यम से हमारे आंख में इंटर करता है। और कार्निया को नम बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए इसमें अश्रु ग्रंथियां पाया जाता है। इस अश्रु ग्रंथि से आंसू और एंजाइम लाइसोजाइम नामक एंजाइम का स्रावन होता है। ठीक है, जो लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम है वो एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है, जो सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया को हमारे आंख में प्रवेश होने से रोकता है। ठीक है, और बताया आइरिस हमारे आंख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ये आइरिस है वो मुख्यतः 3 कलर का होता है, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। ठीक है, और ये हमारे आंखों के रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। आइरिस क्या होता है, हमारे आंखों के रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। और जो स्कैनिंग किया जाता है आंख में तो किसका किया जाता है, तो आइरिस का किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही आंसर हो जाएगा जी कार्निया। ठीक है, तो मानव नेत्र में कहाँ रक्त का सप्लाई नहीं होता, तो कार्निया में नहीं होता, इसलिए दान के रूप में हम लोग कार्निया का दान करते हैं। ठीक है, चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं। ठीक है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं। ऑप्शन दिया गया है, ए है, ये क्या दिया गया है, लाल रक्त कणिका, बी है श्वेत रक्त कणिका, सी है प्लेटलेट्स और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, मानव शरीर की कौन सी कोशिका अर्थात श्वेत रक्त कणिका, जिसे WBC व्हाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है। WBC क्या कहलाता है, मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। क्या कहलाता है, मानव शरीर का सैनिक, मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। ध्यान रखना, मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। ये क्या करता है जी, जो सूक्ष्म जीव है और जो बैक्टीरिया है उसको हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, इसलिए इसको शरीर का एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो WBC को लाल श्वेत रक्त कणिका को एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसको एक और ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, किसको, श्वेत रक्त कणिका को। अब देखते हैं लाल रक्त कणिका के बारे में। ये लाल रक्त कणिका क्या है, इसी को RBC कहा जाता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, RBC कहा जाता है रेड ब्लड सेल अर्थात लाल रक्त कणिका। क्या कहा जाता है, लाल रक्त कणिका। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में
आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो आपको ध्यान रखना है अस्थि मज्जा में, ठीक है। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, इसी को इंग्लिश से बोलते हैं जी बोन मेरो। क्या बोला जाता है? बोन मेरो। इसी अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। और ये किस अवस्था में होता है? जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है ना, वयस्क, जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उस समय जो हमारा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा अर्थात बोन मेरो में होता है। और जब कोई बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, किस अवस्था में? भ्रूण अवस्था अर्थात एम्ब्रियो स्टेज में होता है कोई बच्चा, तब उसके शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो उसके शरीर में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का लाइफ टाइम, ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन तक होता है तो 120 दिन तक होता है। कितने दिन तक होता है? 120 दिन तक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किस स्थान को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है तो ध्यान रखना आपको प्लीहा, प्लीहा, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्लीन। तो स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। जितने जो मृत आरबीसी है उसको यही क्या किया जाता है? मारा जाता है। इसलिए प्लीहा को या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्लियर है? और एक चीज और ध्यान रखना, जो आरबीसी का जो रंग है लाल रंग का होता है, ठीक है। आरबीसी है, नाम से समझ रहे हैं, रेड ब्लड सेल है ना, तो आरबीसी है वो लाल रंग का होता है। ये लाल रंग किसके कारण होता है तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अर्थात ये आरबीसी है वो हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। किसका प्रमुख घटक है जी? हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन लाल रंग किसके कारण होता है तो ये आयरन एलिमेंट के कारण हीमोग्लोबिन है वो लाल रंग का होता है। तो इतना सभी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। हमारा क्वेश्चन क्या था? मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं तो श्वेत रक्त कणिका, जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, ये मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं। ये सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है और इसे एंटीबॉडी भी कहा जाता है। लाल रक्त कणिका के बारे में देखिए, इसे क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पस या रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है तो वयस्क अवस्था में बोन मेरो अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है तो भ्रूण अवस्था में होता है लीवर में होता है, ध्यान रखिएगा। और आरबीसी का लाइफ टाइम जीवन काल कितने दिन तक होता है तो 120 दिन तक होता है। और किस स्थान को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है तो प्लीहा या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आरबीसी का जो रंग है लाल रंग होता है, किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन कारण होता है। और हीमोग्लोबिन का लाल रंग किस कारण होता है तो वो आयरन एलिमेंट के कारण होता है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है तो ऑक्सीजन को पूरे हमारे ब्लड में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से आज देखिए। और एक चीज और दिखाया, देखो प्लेटलेट्स क्या करता है? ये ब्लड का क्लॉटिंग करता है, ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड का थक्का नहीं जमाएगा तो कभी हमारा चोट लगा तो ब्लड पूरा फ्लो हो जाएगा, निकल जाएगा, जिससे हमें एनीमिया की बीमारी हो जाएगा। एनीमिया अर्थात क्या होता है? हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाना, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। इस प्रकार से आज हमने बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पर चर्चा की। होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। चलिए फिर बाय, धन्यवाद।